हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। अब हम प्रेपरेशन कर रहे हैं अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की, राइट? अब आप सब पीछे छोड़ दीजिए। अगर क्लैट एलेट अच्छा नहीं हुआ, डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिली, तो लाइफ में हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। वी नीड टू सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू विद द अपकमिंग एग्जाम्स दैट वी विल बी गिविंग, राइट? तो इसी के लिए फिजिक्स वाला हमेशा आपको हैंड होल्ड करता है, और आपको फर्दर ओलिट्स के लिए हैंड होल्ड करने के लिए हम यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे इन आर न्यू बैच। माय नेम इज जूही नरूला। तो हमने जब बाकी एंट्रेंस टेस्ट को देखा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो डेफिनेटली एक इंटीग्रल हिस्सा है ही बाकी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स का। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंगली हमें इंग्लिश के बाकी सेक्शन से भी सवाल दिखते हैं। यानी कि हमें वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस मिलेंगे, ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनको सेंटेंस करेक्शन की कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प कर सके, ताकि अगर आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा भी कोई क्वेश्चन सेगमेंट आता है तो आप सॉलिड तरीके से प्रिपेयर्ड हो। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि स्टूडेंट्स बाकी सारे सेक्शंस पे एडिक्वेट अटेंशन जब क्लैट और एलेट की प्रेपरेशन कर रहे होते तो दे नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम क्लैट और एलेट केवल रीडिंग पे ही बेस्ड क्वेश्चंस देता है। पर इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी दूसरी कैटेगरीज के भी क्वेश्चंस आते हैं जो कम समय में हो जाते हैं। बस आपको अप्रोच करेक्टली पता होनी चाहिए, आपको एक्सपोजर होना चाहिए क्वेश्चन टाइप्स का। तो आज वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और आज की क्लास में हम दो कैटेगरीज को पिक करेंगे। वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? एक तो है एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, एक है वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी, अप्रोच बताऊंगी, सिखाऊंगी कि क्वेश्चंस क्या आपसे पूछते हैं, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बस ध्यान ये रखना है कि इस टाइम आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना ज़रूरी है, राइट? हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं अगर हमारा जो माइंडसेट है, हमारी सोच है, वो करेक्ट हो। और लाइफ में कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे बच्चे भी, बहुत अच्छे लोग भी डिजायर्ड सक्सेस नहीं ले पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंडसेट में कहीं उलझन रह जाती है। तो हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नई शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही नरूला। तो यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, हम वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, वर्ड यूसेज क्वेश्चंस करेंगे। ये दो कैटेगरीज को हम इंक्लूड करेंगे, राइट? अब हम चलते हैं कि वर्ड यूसेज होता क्या है। वर्ड और यूसेज देखिए दो शब्दों से बना है, तो मतलब आप एक शब्द को किस तरीके से यूज करते हो, राइट? किस कॉन्सेप्ट में यूज करते हो, किस तरीके से उस फ्रेज को यूज करते हो, कितने वेरिएशंस लेके आ सकते हो, राइट? सो वेरिएशन आप कितने लेकर आ सकते हो, वैरायटी या यूसेज प्रयोग करने का तरीका कितना वेरी कर सकता है, राइट? तो हाउ कैन इट वेरी? जैसे मैं आपको कहूँ कि द प्रोजेक्ट was resting on the amount of funding received। ठीक है? सो रेस्टिंग इस केस में अगर आप देखोगे तो क्लियरली डिपेंडिंग को रेफर करता है, राइट? बट मैं अगर यहाँ पे सेंटेंस बनाऊं, आई एम टायर्ड, आई वॉन्ट टू रेस्ट, तो इस केस में रेस्ट का मतलब क्या हो गया? रिलैक्सिंग, है ना? देखा आपने कैसे एक ही वर्ड है और दो अलग अलग तरीके से यूज किया गया, यही वर्ड यूसेज है। या फिर कहूं, गिव मी द रेस्ट ऑफ माई मनी, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो रेस्ट का मतलब रिमेनिंग हो गया। तो एक ही वर्ड है, तीन तरीके से यूसेज है, इसी को वर्ड यूसेज कहते हैं, राइट? अब इस पे कैसे सवाल बनते हैं ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एक बार इस तरह की डायरेक्शन आती है जहां पे आपको एक क्वेश्चन में एक वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज करता हुआ दिखाएंगे। जैसे अगर आप ये देखोगे, ये वर्ड चेंज है और तीन सेंटेंसेस में चेंज को यूज किया हुआ है।
आपको देखना है कि किस सेंटेंस में यूसेज करेक्ट है, राइट? आप एक बार डायरेक्शन पढ़ो, आपको और अच्छी क्लैरिटी बैठेगी। इन द गिवन क्वेश्चन, तो हम जितने भी वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस करेंगे अभी सेम डायरेक्शन फॉलो करेंगे, राइट? अ वर्ड हैज बीन मेंशन्ड, तो आप देखोगे जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, अ वर्ड हैज बीन मेंशन्ड, तो इस केस में वर्ड चेंज है। अब यहाँ पर बोल रहा है देयर आर 3 ways in which the word has been used in either similar or different ways. तो 3 ways, 3 sentences, 3 ways, या तो similar way या different way में word को use किया गया है. You are required to check which of the sentences have correctly used the highlighted word. तो यानी कि जो change word है वो कौन से सेंटेंस में करेक्टली यूज किया गया है। अगर आपको लगता है केवल पहले में करेक्टली यूज किया गया है तो आपका ए ऑप्शन होगा। आपको लगता है फर्स्ट और थर्ड में करेक्टली यूज किया गया है तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपको लगता है फर्स्ट और सेकंड में राइट यूसेज है तो सी, केवल थर्ड में तो डी, अगर आपको लगता है सारी ही सेंटेंसेस में वर्ड का यूसेज करेक्ट है तो ई। तो इस तरह के ऑप्शंस में थोड़ा बहुत हेरा फेरी होती रहेगी, अदला बदली होती रहेगी, पर मोर और लेस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका यही है, राइट? तो अब मैं क्या करती हूँ, आई विल स्टेप असाइड, आप अच्छे से सवाल को पढ़ो और अटेम्प्ट करो और फिर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा तो आप सॉल्व करोगे और इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, आई एम श्योर आपने अटेम्प्ट कर लिया, अब पढ़ते हैं। Social structures will change soon enough, and the purpose of education will finally be to learn to reason and find one's passion. तो ये चेंज बदलाव को शो करता है, विच इज द राइट यूसेज, राइट? तो यहाँ पे बदलाव, सो विच इज द राइट यूसेज। अब हम, तो हमारा फर्स्ट तो डेफिनेटली करेक्ट है। Now, the negotiations would lead to a change of lands between the parties in the presence of judge to put an end to dispute. तो यहाँ चेंज नहीं आना चाहिए, अदला बदली हो रही है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो एक्सचेंज यूज होता है। तो चेंज की जगह तुमको कौन सा वर्ड यूज करना था? एक्सचेंज, इजंट इट? तो हम इसको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे इनकरेक्ट, चेंज सही नहीं है। अब आप देख रहे हो कितना छोटा सा डिफरेंस है, पर इसका अगर आपको अंतर पता है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। सो दीज आर लिटिल डिटेल्स दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू, और ये डिटेल्स आपको जाननी भी जरूरी है। तो यानी कि सेकंड में तो यूसेज करेक्ट नहीं है। आई आस्क द कंडक्टर टू कीप द चेंज, ये तो आपने सुना होगा, चेंज इज जो स्मॉल डिनोमिनेशंस होते हैं, राइट? करेंसी के जो सिक्के, 1 रुपया 2 रुपया, ये हम इसको चेंज कहते हैं ना, कीप द चेंज। सो दैट्स हाउ दिस वर्ड चेंज हैज बीन यूज। तो देखो पहले और तीसरे सेंटेंस में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया, पर दोनों में ही करेक्ट यूसेज है। पर सेकंड में चेंज की जगह एक्सचेंज बिल्कुल राइट वर्ड होता, तो हम किसको आंसर मार्क करके आएंगे? बी को। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप एक बार रीड करो, ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन। चलिए, तो यहाँ पे जो आपके लिए वर्ड दिया गया वो कास्ट है। तो व्हेन शी हैड कास्ट असाइड ऑल द क्लोथ्स, तो कास्ट असाइड एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है गेट रिड ऑफ, पीछा छुड़ाना, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब्स। तो कुछ वर्ब्स अपने बाद स्टैंडर्ड प्रेपोजिशन लेते हैं और एक फिक्स्ड मीनिंग को कन्वे करते हैं। क्या कन्वे करते हैं? एक फिक्स्ड मीनिंग को। बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे उसका ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है? तो ब्रेक डाउन मतलब वो इमोशनली इतना परेशान था कि वो रोने लग गया, या इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया। या फिर मेकअप, राइट? आई विल गो टू द पार्लर टू गेट रेडी एंड गेट माई मेकअप डन, राइट? स्टैंडर्ड यूसेज है। या ब्रेकअप हो गया किसी का, राइट? सो दीज आर फिक्स्ड यूसेजेस, तो इन्हीं को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो कास्ट असाइड का मतलब होता है गेट रिड ऑफ समथिंग। तो यानी कि इस सेंटेंस में तो यूसेज करेक्ट है, राइट? व्हेन शी हैड कास्ट असाइड ऑल द क्लोथ्स, पढ़ के देखो। शी कुड नॉट वेयर, देयर वाज अ लॉट ऑफ रूम फॉर मेनी अदर थिंग्स इन द क्लोजेट। क्लोजेट इज द वार्डरोब, ठीक है? अब हम दूसरे सेंटेंस में आते हैं। द न्यू ब्लॉकबस्टर हैज अ वेरी पॉपुलर कास्ट, तो आपने सुना होगा कि यार इसकी स्टार कास्ट
जैसे मैं आपको कहूँ फिल्म आर्चीज की स्टार कास्ट में कौन कौन है, एक तो मुझे वो पता है सुहाना खान है, राइट, शाहरुख खान की बेटी, और कौन है, कोई कोई और एक्स वाई जी हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टार कास्ट, राइट। तो कास्ट मतलब कि कौन कौन लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी यूसेज करेक्ट है, राइट। तो यानी कि सेकेंड ऑल्सो इज राइट। अब थर्ड पे आते हैं, द शिप सेल कास्ट अ शैडो, राइट। तो यहाँ पे आप पढ़ो क्या लिखा है, कास्ट अ शैडो। तो कास्ट अ शैडो का क्या मतलब होता है, कॉज और अपीयर ऑन द सरफेस, ठीक है। इन द वाटर मच लाइक अ पेल मॉन्स्टर लर्किंग जस्ट बीनीथ द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो इसमें भी यूसेज करेक्ट है, यानी कि तीनों यूसेजेस मेरी करेक्ट हैं। तो अगर तीनों ही वर्ड्स राइटली यूज्ड है इन ऑल द थ्री सेंटेंसेस, तो आई विल पिक अप ई एज द राइट आंसर, राइट। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कंफर्टेबल होते जाएंगे, राइट। विद एवरी क्वेश्चन यू विल गेट बेटर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, और ऑफ कोर्स आपको मीनिंग ऑफ द वर्ड्स तो पता होने ही चाहिए, राइट। एक अच्छी बात यह है कि बहुत मुश्किल वर्ड्स नहीं पूछते, यूजुअली जाने पहचाने वर्ड्स ही पूछते हैं, familiar वर्ड्स ही पूछते हैं, बट उनकी जो यूसेज है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो उससे क्वेश्चन कई बार थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए। चलिए, यहाँ पे आपके पास जो वर्ड है वो है अकम्प्लिश्ड, ठीक है। तो ही इज सच एन अकम्प्लिश्ड स्ट्राइकर दैट ही डज नॉट नीड एनीबडी। तो अगर कोई और जरूरत नहीं है किसी की, तो मतलब क्या है, कंप्लीट, विच इज राइट, ठीक है। तो इस सेंटेंस में अकम्प्लिश्ड का मतलब जो निकल के आता है वो निकल के आता है कंप्लीट। तो ही इज सच एन अकम्प्लिश्ड स्ट्राइकर that he does not need anybody to give him pass from the midfield as he can create goals for himself. तो the usage is correct, right? तो हम इस sentence को तो correct consider करेंगे. Now let's come to sentence number 2. It is an accomplished fact that sun always rises in the east and sets in the west. तो ये accomplish नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो हमारे पास word आएगा वो आना चाहिए established fact, स्थापित है, राइट। तो स्थापित मतलब जिसके बारे में पता है, सो द करेक्ट यूसेज शुड बी स्थापित, एस्टैब्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड इज नॉट द वर्ड, एस्टैब्लिश्ड शुड बी द वर्ड। तो यानी कि इस सेंटेंस में जो वर्ड को यूज किया गया, जो प्रयोग किया गया, वो इनकरेक्ट है, राइट। सो वी कैन एलिमिनेट द सेकेंड वन, दैट मीन्स हियर द यूसेज इज रॉन्ग। नाउ द होल जॉब वॉज अकम्प्लिश्ड वेल, तो इस केस में अकम्प्लिश्ड वेल का मतलब completed rightly within time, and that is why students got appreciation from the principal as well. तो यहाँ पे भी completed, accomplished, I accomplished my task, so I completed my task, I achieved my goal. तो first and third में usage correct है, second में incorrect है, तो हम कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे, डी। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा क्योंकि सिमिलर से दिखते हैं, जल्दबाजी होती है, तो कई बार आनन फानन में इनकरेक्ट आंसर चॉइस मार्क हो जाता है, राइट। चलिए लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड दिस। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड है कैपिटल, ये तो हमें पता ही है, कैपिटल लेटर, राइट। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आई नीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर माई बिजनेस, राइट। उसको कैपिटल पनिशमेंट मिला, यानी डेथ पनिशमेंट मिला, राइट। तो ये हमने बहुत सारे यूसेजेस करे, ये वर्ड मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया हुआ है अगर आप हमारे किसी बैच के स्टूडेंट रहे हैं, इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स, राइट। चलिए अब हम पढ़ते हैं, मेनी कंट्रीज हैव डन अवे विद द कैपिटल पनिशमेंट। तो कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे यूसेज करेक्ट है। दो ही डिड नॉट हैव इनफ कैपिटल ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ हिज बिजनेस, तो इनफ कैपिटल इस केस में मींस फंडिंग, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ही स्टिल कंटिन्यूड विद द सेम विगर, विगर मतलब इंथुजियाज्म होता है, ठीक है। अगर आपको मतलब नहीं पता तो इंथुजियाज्म, जोश।
दैट इज वाई ही इज नाउ सो सक्सेसफुल, तो इसमें भी यूसेज करेक्ट है। द कैपिटल वॉज डेकोरेटेड, तो ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बोलते हैं ना, ये वो वाला कैपिटल हो गया, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, ठीक है। वॉज डेकोरेटेड पॉम्पसली, पॉम्पसली मतलब शानदार तरीके से, राइट, ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, बट द पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्री फेल टू इम्यूलेट, इम्यूलेट मतलब कॉपी द सेम इन अदर प्लेसेस, ठीक है। इम्यूलेट क्या होता है? कॉपी। इसको आप याद कर सकते हो, एक वर्ड होता है ईमू, ठीक है, वो कॉपी करता है। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न इम्यूलेट, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा कि यार तीनों में ही यूसेज करेक्ट है। पहले में कैपिटल इज यूज टू एक्सप्रेस डेथ पेनल्टी, राइट, तो करेक्ट है। सेकंड में कैपिटल फंडिंग है बिजनेस के लिए, और थर्ड में जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है उसके लिए आप कैपिटल को यूज करते हैं। तो ऑल थ्री आर करेक्ट। आई विल पिक ई एज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस। तो देयर इज द वर्ड पीस। आप देख रहे हो, सब में आप एक कॉमन ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे कि ऐसे वर्ड्स बहुत मुश्किल नहीं है। इट इज जस्ट दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल द मीनिंग्स। कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं दे रहे, और इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करते हैं। तो वो अगर आपकी थोड़ी अवेयरनेस है और आपने फोकस किया हुआ है, तो ये आप कर सकते हो क्वेश्चंस, मतलब ये डुएबल क्वेश्चंस की ही कैटेगरी में आते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अनमैनेजेबल क्वेश्चंस हैं, राइट। और ऑल्सो आई एम ट्राइंग कि अगेन एंड अगेन कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाए हर तरीके के क्वेश्चंस का, सो दैट यू कैन हैंडल द क्वेश्चंस नाइसली। चलिए, तो द गौतम बुद्ध अचीव्ड मेंटल पीस, तो ये मेंटल पीस तो ट्रैंक्विलिटी, शांति हो गई, राइट, शांति, तो दिस इज करेक्ट। Once he had attained the nirvana, and it's very important that we all achieve the same state to be happy in life. This usage is correct. Though he was in love with her, he never failed to give her a peace of his mind. Peace की जगह यहाँ पर आना चाहिए PIECE, तो peace of mind होता है express your opinion या perspective, ठीक है। सो यहाँ पे ये इनकरेक्ट पीस यूज किया गया, सो सेकंड में यूसेज रॉन्ग है। इफ पेरेंट्स आर अनेबल टू कंट्रोल देयर चिल्ड्रन, दे आर नॉट गोइंग टू हैव पीस ऑफ माइंड, तो ये मानसिक शांति है, ये भी यूसेज करेक्ट है। तो हमारा सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, यानी कि हम बी को अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, प्लीज ट्राई दिस। चलिए, तो पहला देखते हैं। आई होप वी कैन कंट्रोल हिज टेम्पर टुडे, तो टेम्पर मतलब आपका जो बिहेवियर है, टेम्परामेंट कैसा है, टेम्परामेंट मतलब आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, राइट। टुडे बिकॉज दिस डील मैटर्स अ लॉट टू मी, तो ये यूसेज करेक्ट है, राइट। तो माई enthusiasm फॉर द वेंचर वॉज टेम्पर्ड बाय माई नॉलेज ऑफ हार्ड वर्क दैट वुड बी इन्वॉल्व, राइट। तो यहाँ पर क्या यूसेज होता है? एक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजिंग, तो ये भी करेक्ट यूसेज है, राइट। कमिंग टू द थर्ड वन, if you are allowed to mess with the computer everything is fine, but if you are prohibited you cannot tamper it without repercussions, तो टेम्पर की जगह TAMPAR होता है, इसको कहते हैं टैम्परिंग, तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। देखिए, छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं, बट दिस विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट, राइट। सो यू आर टेम्परिंग इट, राइट। so in that case, what will we do? We will pick up the correct answer as choice C, right? So we will pick C as the right answer. Let's come to the next question. Let's try this.
चलिए, so let's see this. There is a bird nest with a couple of eggs in it in a tree outside our window, and we check it every day to see if they have hatched. तो hatched मतलब open, right? तो जब अंडा फूटता है तो उसमें से जब वो चिक बाहर आता है उसको हैचिंग ऑफ द एग्स कहते हैं, तो ये करेक्ट है, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, विदाउट अ हैच टू क्लाइम थ्रू देयर वाज नो वे टू गो टू द अंडरग्राउंड चेम्बर, राइट? तो इस केस में हैच का मतलब क्या हो गया? स्मॉल ओपनिंग, ठीक है? हैच का मतलब क्या है? स्मॉल ओपनिंग। और किस तरीके से यूज हो रहा है? ये नाउन की तरीके से, ठीक है? चलिए, तो ये भी यूसेज करेक्ट है। कम टू द थर्ड वन, ठीक है? द थीव्स हैश्ड अ प्लान। हैश्ड अ प्लान का मतलब क्या होता है? टू कंस्पायर, टू मेक अ प्लान। तो इस केस में ये वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। टू रॉब द बैंक ड्यूरिंग द क्रिसमस हॉलीडेज। तो तीनों ही यूसेजेस करेक्ट हैं, इसलिए हम ई को करेक्ट आंसर मार्क करके आ सकते हैं। तो पहला केस में हैचिंग इज लाइक ओपनिंग, दूसरे में हैच इज अ नाउन, इट इज अ स्मॉल ओपनिंग जिसमें से आप एंटर कर सकते हो, राइट? और थर्ड में इज टू हैच अ प्लान, मतलब कंस्पायर्ड अ प्लान, मेड अ प्लान, राइट? So all three usages are correct. We can pick E as our answer. Let's try this. चलिए, तो आई डोंट हार्बर एनी इल्यूजन्स अबाउट आवर चांसेस फॉर सक्सेस, टू होल्ड परसिस्टेंटली, ठीक है? इस हार्बर का मतलब क्या होता है? टू होल्ड एन इमोशन परसिस्टेंटली, लगातार। जैसे डोंट हार्बर इल फीलिंग्स फॉर अदर्स, राइट? तो यानी कि यहाँ पे तो यूसेज करेक्ट है। द पीपल सीम टू रिगार्ड इंडिपेंडेंस एज द हार्बर ऑफ अ न्यू एरा। ये हार्बर इनकरेक्ट है, इसकी जगह जो वर्ड होता है वो होता है हार्बिंगर। हार्बिंगर का मतलब होता है साइन या इंडिकेशन। वही कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे यूसेज क्या है? इनकरेक्ट है। अब हम थर्ड पे आते हैं। द होम फंक्शंस एज अ हार्बर फॉर रनवे टीन्स who need a place to find security। तो ये शरण स्थल हो गया, राइट? अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज, ठीक है? तो इवन दिस यूसेज इज करेक्ट। तो आपका फर्स्ट और थर्ड का यूसेज करेक्ट है, सेकंड का इनकरेक्ट है, तो हम बी को एज द राइट आंसर पिक कर लेंगे, राइट? सो लेट्स ट्राई। ओके, दिस हैज कम ट्वाइस क्या? ओके, सो नाउ वी हैव डन अ गुड प्रैक्टिस, राइट? अब आई एम श्योर आपको एक्सपोजर मिल गया होगा कि किस तरीके से वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट? अब हम क्या करते हैं? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पिक करते हैं, एनालॉजीज। एनालॉजीज का मतलब होता है सिमिलैरिटी, राइट? सिमिलैरिटी का मतलब आप रिजेम्बलेंस शो करते हो, ठीक है? जैसे मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको कहा कि राजस्थान इज टू जयपुर, ठीक है? तो आपने क्या इन्फर किया कि अच्छा राजस्थान इज टू जयपुर, तो यानी कि जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। आपने ये रिलेशनशिप इन्फर कर लिया। अब यहाँ से आपसे पूछा कि एमपी इज टू व्हाट, तो आप यहाँ क्या लिख कर आओगे? यहाँ पे आप कैपिटल ऑफ एमपी लिख कर आओगे, राइट? तो आपने क्या किया? आपने एक गिवन रिलेशनशिप को ट्रेस किया, डिकोड किया, और आपने क्या किया? फिर सिमिलर रिलेशनशिप अप्लाई किया। तो क्वेश्चन एक्चुअली दो पार्ट में है। जो पहला रिलेशन है वो यहाँ पे क्या करना है? डिकोडिंग द रिलेशनशिप, राइट? और दूसरा क्या है? फिर अप्लाइंग द सेम रिलेशनशिप, राइट? अब यहाँ पे तो मैंने आपको जनरल अवेयरनेस का, जीके का एक एनालॉजी का क्वेश्चन दे दिया। अगर मैं मैथ्स का कहूँ, मैं आपको कहूँ 2:8 है, राइट? तो 3:2 क्या होगा? तो आप कहोगे मैम 8 तो 2 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब लिख देना आप यहाँ पर, राइट? तो इस तरीके से आपको वर्ड बेस्ड एनालॉजी के भी सवाल मिलते हैं। तो लॉजिक तो वही है, राइट?
अलग अलग तरीके से, मल्टीपल तरीके से रिलेशनशिप्स डिराइव हो सकते हैं। तो आपका काम है एसोसिएशन को, रिलेशन को, रिजेम्बलेंस को, एनालॉजी को चेक करना, डिकोड करना, राइट। जैसे मैं आपको ये कहूं कि डॉग इज टू पपी तो कैट इज टू किटन, राइट। आपने एक बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप ट्रेस कर लिया। जैसे रोर इज टू लायन, राइट। तो पिग की वॉइस को क्या कहते हैं, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। तो दीज कैन बी हेविली ड्रिवन ऑन वोकैबुलरी, एट टाइम्स ऑन लॉजिक ऑल्सो। सो यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड ऑल्सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द रिलेशनशिप्स। तो दोनों ही चीजें काम करती हैं, लॉजिक भी काम करता है, वर्ड के मीनिंग भी आने ज़रूरी है। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो वर्बल एनालॉजीज में क्या होता है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, एनालॉजीज लॉजिकल सेक्शंस में भी दिखती हैं, मैथ्स में भी दिखती हैं। अगर हम स्पेसिफिकली वर्बल एनालॉजीज की बात करें तो आपके पास एक रिलेशनशिप आपको ट्रेस करना है एक पेयर ऑफ वर्ड्स में, और दूसरे पेयर ऑफ वर्ड में सिमिलर रिलेशनशिप को अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर एक पैरामाउंट नेसेसिटी होती है कि आप वोकैबुलरी बिल्डिंग आपकी सॉलिड रहे, राइट। तो आपको इंश्योर करना है कि आप दिन के 15 मिनट तो वोकैबुलरी बिल्डिंग को दे ही दें, बिकॉज फॉर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। और जो बाकी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं वहाँ पे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस दिखते हैं। तो आपको अवेयरनेस ऑफ द वर्ड्स होनी ज़रूरी है। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि वर्ड यूसेज के क्वेश्चन में भी अगर मतलब नहीं पता तो फिर आप फंस जाओगे, राइट। So you have to ensure that you need to have a solid vocabulary and also जो दूसरा है कि आपको रीजन करना आता हो रैशनली, आप लॉजिक को एस्टैब्लिश कर सको, डिड्यूस कर सको, राइट। तो एबिलिटी टू डिकोड द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स इन द क्वेश्चन, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो लॉजिक भी स्ट्रेंथन्ड होना जरूरी है। मल्टीपल तरीके से लॉजिक क्रिएट हो सकते हैं, पार्ट एंड होल। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि यू नो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया, तो ये पार्ट एंड होल रिलेशनशिप हो गया। स्मॉल एंड बिग का रिलेशनशिप हो सकता है, राइट। जहाँ पे एक साइज छोटा एक साइज बड़ा बता दिया, दैट कैन बी अ रिलेशनशिप। कमिंग बिफोर एंड आफ्टर, डॉन एंड डस्क, राइट। तो ये इस तरह का रिलेशनशिप हो गया, विच इज कमिंग बिफोर, विच इज कमिंग आफ्टर। ए लीड टू बी, तो ये क्या हो गया, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हो गया, राइट। उसके बाद ए लैक्स बी, दैट कैन बी अ पॉसिबल रिलेशनशिप। कोई सिंबल हो गया, राइट। जैसे डव इज अ सिंबल ऑफ पीस, डव पीस का रिलेशनशिप बता दिया। ए इज द टाइप ऑफ बी, राइट। तो यू कैन बेसिकली बी मेंशन द टाइप ऑफ फिश। तो आपको एक वैरायटी ऑफ फिश लिख दी और आगे फिश का कैटेगरी लिख दिया। A is a tool to achieve something. So there can be multiple relationships, right? ये तो कुछ possibilities हैं, but there can be a lot of relationships. और आप कैसे discover करोगे, जितना आप practice करोगे analogy based questions उतना आप बढ़िया करोगे, right? तो एक बुक आती है आर एस अग्रवाल की, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो उसमें आपको एनालॉजी के बहुत अच्छे सवाल मिल जाते हैं। वो एक सोर्स हो सकता है जहाँ से आप एनालॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको, राइट। चलिए, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ पे भी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको एक्सपोजर मिले। तो यू हैव टू जस्ट ट्रेस द रिलेशनशिप एंड देन गो अहेड सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत जल्दी होने वाले सवाल हैं, बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए। सो लो इज अ साउंड ऑफ काउ, ठीक है। अब गूजलिंग गूज तो यंगर वन का रिलेशनशिप हो गया। स्वॉर्म ऑफ बीबी कलेक्टिव नाउन है, राइट। हच और रैबिट डजंट मैच, राइट। तो चर्पिंग, बर्ड्स की साउंड को चर्पिंग बोलते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन इजी है, इसलिए हम वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं खा रहे आपका, बहुत जल्दी सवाल होंगे। बट द ओनली थिंग, द ओनली कैच इज कि आपको रिलेशनशिप पता होना जरूरी है। अवेयरनेस, अब ये अवेयरनेस का सवाल है, अगर नहीं पता तो फंसोगे। वर्ड्स के मीनिंग्स आना जरूरी है, राइट। चलिए, ये दूसरा वाला क्वेश्चन करिए, इनकॉरिजिबल रिपेयर, राइट। ये तो फटाफट होने वाले सवाल है, ज्यादा टाइम इनमें लगना चाहिए नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, राइट। सो इनकॉरिजिबल होता है विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड। तो क्या रिलेशनशिप है,
इनकॉरेजिबल जो रिपेयर नहीं हो सकता, राइट? तो इंट्रैक्टेबल होता है जो मैनेज नहीं हो सकता। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? चॉइस बी। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें इनकॉरेजिबल नहीं पता तो आप फंस जाओगे। इनटैंजिबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल जो आप टच कर सकते हो, जो नहीं कर सकते। इनटॉलरेबल आप कितना सह सकते हो। इम्पार्शल होता है निष्पक्ष होना, राइट? सो ऑल दीज वर्ड्स यू शुड नो, राइट? नाउ ट्राई दिस पर्सिपिकेशियस और इनसाइट। देखो, सोचो, ऑप्शंस देखो। तो पर्सिपिकेशियस इज अ पर्सन हु शोज अ लॉट ऑफ इनसाइट, जो बहुत ज्यादा विजडम रिफ्लेक्ट करता है, राइट? अ लॉट ऑफ इनसाइट, अ लॉट ऑफ विजडम जो रिफ्लेक्ट करता है। सिमिलरली एमिएबल होता है जो लॉट ऑफ फ्रेंडलीनेस को शो करता है। जो एमी रूट होती है ना, एमिटी जैसे एक वर्ड है, इसका मतलब फ्रेंडशिप है, राइट? तो एमिएबल इज अ पर्सन हु इज वेरी फ्रेंडली, तो एमिएबल लॉट ऑफ फ्रेंडलीनेस को शो करता है, राइट? ऑडेशियस ब्रेवरी होता है, एवरिशियस ग्रीड होता है, जेनरोसिटी बड़ा दिल रखना होता है, राइट? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ई, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ट्राई दिस क्वेश्चन। तो हैमलेट क्या होता है? हैमलेट एक छोटे गांव को कहते हैं, अ स्मॉल विलेज, ठीक है? इसी तरीके से कॉटेज एक स्मॉल हाउस होता है। स्काईस्क्रेपर बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। कन्वर्टेबल कार का कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रीट साइडवॉक का कोई लेना देना नहीं है। पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर खींच सकते हो, कोई लेना देना नहीं है। तो द सिमिलर रिलेशनशिप, हैमलेट इज अ स्मॉल विलेज, कॉटेज इज अ स्मॉल हाउस। द करेक्ट आंसर इज ई इन दिस केस। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेलिएबल होता है, आई एम श्योर आपने जब मेटल्स पढ़े होंगे, मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, पढ़ा होगा आई एम श्योर, है ना? तो मेलिएबल इज दैट कैन बी इजीली शेप्ड। तो मेलिएबल इज दैट कैन बी इजीली शेप्ड। तो इस केस में एमिनेबल और परसुएडेड विल बी द राइट आंसर। एमिनेबल मतलब हमने पहले पढ़ा था एमिएबल, ठीक है? एक वर्ड होता है एमिकेबल, और यहाँ जो आपके लिए वर्ड लिखा गया है, ये लिखा गया है एमिनेबल। देख रहे हैं, तीन अलग अलग वर्ड्स है, इजंट इट? तो एमिएबल जो हम सीख के आए थे वो है फ्रेंडली, और एमिकेबल है लवेबल। एमिनेबल है दैट कैन बी इजिली इन्फ्लुएंस्ड, वन हु कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, जिस पे आप प्रभाव डाल सकते हो। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी चॉइस बी। So amenable is something that can be easily, someone who can be easily persuaded. So the correct answer will be choice B. ठीक है, चलिए let's move to the next question. Please try this. तो पैरोडी क्या होती है? पैरोडी इज अ फन वे जिसमें आप किसी को इमिटेट कर रहे हो।
इसी तरीके से एक फनी पोएम को लिमरिक बोलते हैं. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? बी. राइट. रिडल और पजल तो सिनोनिम्स हो गए. पोर्ट्रेट और पेंटिंग अगेन इज नॉट शोइंग दैट पोर्ट्रेट इज अ फनी पेंटिंग. Novel, book, again no relationship. Stanza, verse, again no relationship. So the way parody is a funny imitation, similarly limerick is a funny poem. Correct answer is going to be choice B. Please try this. So novice is a person who lacks experience. तो बिगनर जो होता है उसको हम novice कहते हैं, तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है. सिमिलरली र्यूब वो होता है who lacks sophistication, जो बहुत रॉ होता है, राइट, क्रूड होता है. उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? र्यूब, जिसमें सोफेस्टिकेशन ना हो. राइट. इन्वेडर जो चढ़ाई करता है, ब्रेवरी, बहादुर होता है. नरेटर जो प्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब पर्पस, the idea behind it, right? So I'm sure we are clear here. So E is the right answer. Let's come to the next question. Please try this. तो एडेंडम इज एन एडिशन डन टू द बुक, राइट. अगर आप कोई बुक में एडिशन करते हो उसको आप एडेंडम बोलते हो. सिमिलरली अगर आप विल में, विरासत जो होती है, विल में अगर आप कोई एडिशन करते हो उसको कॉडसिल बोलते हैं. अगेन ये तो लीगल टर्म है, ये आपको आना जरूरी है, राइट. सी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज ट्राई दिस. तो डायट्राइब क्या है? एक अब्यूजिव स्पीच है, राइट. अटैकिंग स्पीच को डायट्राइब कहते हैं. और यूलॉजी को एक लॉडेटरी, जो तारीफ करने के लिए स्पीच दी जाती है उसको यूलॉजी कहते हैं, राइट. तो रैंट करना होता है अपने मन का, जो आपके अंदर इमोशन चल रहा है उसको आप लगातार बोल देते हो, राइट. सो मन हल्का करना, रैंट करना, कंप्लेंट करना. कंडेमनेटरी इज बेसिकली किसी को कंडेम करना, राइट. डॉक्ट्रीन एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है. ऑर्थोडॉक्स जो रिजिड पर्सन है. रिफ्रेन लिमिट करना होता है. जजमेंट और फियरफुल आपको पता है. तो लॉडेटरी तारीफ करना. यूलॉजी इज अ स्पीच मेड फॉर अप्रिसिएशन. तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप इज रिफ्लेक्टेड इन सी, hence we'll pick C as the right answer, right. So this is one question that you should take as your homework, right. इसको आप होमवर्क की तरह लो, राइट, ताकि आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सको, थोड़ा एफर्ट कर सको. एंड आई होप यू रियली लाइक द सेशन. तो अब आपके लिए क्या है, आपको ध्यान रखना है कि वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस में और एनालॉजी के क्वेश्चंस में आप लॉजिक ड्रिवन भी रहो और आपको वर्ड्स भी पता हो. So both these things are really important and I'm sure you are going to put adequate effort, right? So this brings us to the end of the discussion. Keep working hard, stay consistent. All the best.